देखें, बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ब्लड, रक्त जिसको बोला जाता है। ठीक है ना, क्या होता है रक्त, उसके बारे में अपन पढ़ना चाहिए। ठीक है, देखें जी, सबसे पहली बात रक्त के लिए, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, इस बात को याद रखें। भाई सिंपल सी बात ये क्या होता है कि तरल पदार्थ होता है, तरल ऊतक होता है। और इसकी जो पीएच है ना, पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब इससे अम्लीयता और क्षारीयता की बात कर रहे हैं, तो वो होती है 7.4। और 7.4 का मतलब आप समझते हो कि भली भांति, कभी 7 होता तब तो ये उदासीन होता, 7 से कम होता तो ये अम्लीय हो जाता। अब ये 7 से ज़्यादा है तो ये हल्का क्षारीय। कैसा क्षारीय है? हल्का क्षारीय, याद रखें। हल्का क्षारीय कहने का मतलब सिर्फ एक ही है, मान लो ये 7 के बगैर 9 होता, ये 10 होता, तो ये वैल्यू क्या होती है? ज़्यादा होती है। जैसे जैसे ये आगे की तरफ बढ़ता तो इसकी क्षारीयता की वैल्यू बढ़ती, और क्षारीयता की वैल्यू बढ़ती तो हल्का क्षारीय नहीं होकर भारा क्षारीय हो जाता। मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को? इसलिए कौन सा क्षारीय? हल्का क्षारीय। तीसरी, जो सामान्य जो वयस्क होता ना, सामान्य वयस्क, सामान्य जो वयस्क होता ना, उसके अंदर 5.5 लीटर ब्लड होता है। ठीक है ना, 5.5 लीटर क्या होता है? ब्लड होता है, जो सामान्य कोई व्यक्ति होता है ना, सामान्य वयस्क होता है उसमें। तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तरल संयोजी ऊतक होता है, पीएच का मान 7.4 होता है, और वयस्क के अंदर ये 5.5 लीटर क्या होता है? ब्लड होता है। और कैसा होता है भाई? हल्का क्षारीय होता है, इस बात को याद रखें। अब देखें कॉम्बिनेशन, देखते हैं इसका क्या क्या। देखिए ब्लड मिलकर किन किन से मिला था। ब्लड जो है, रक्त जो है, वो क्या है? सुन लेना, रक्त जो है ना, रक्त, रक्त अच्छे से समझेंगे। ये 2 पदार्थों से मिलकर बना होता है। इसके अंदर 2 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं जी? 2 घटक होते हैं। पहला घटक का नाम होता है प्लाज्मा। क्या नाम होता है जी? प्लाज्मा। दूसरा आपका होता है कणिकाएं। उन्हें क्या बोला जाता है? दूसरे घटक को बोला जाता है कणिकाएं। समझना, बात को अच्छे से समझना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ब्लड जो है, जिसको रक्त बोला जाता है, ये 2 होते हैं। इसके अंदर 2 घटक, प्लाज्मा होता है और कणिका इनसे मिलकर बना। अब दिक्कत ये है कि भाई प्लाज्मा ठीक है होता है, कितना होता है? ये आपके पास होता है 55% भाग जो है वो प्लाज्मा का होता है, जबकि 45% जो भाग है ना, वो आपके पास होता है कणिका का। किसका होता है? कणिका का, याद रखना। अब प्लाज्मा के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, और ये आगे चलकर क्या होता है? ये जो कणिकाएं जो होती है ना, ये वाली जो कणिकाएं आपको दिख रही है ना, ये कणिकाएं भी आगे चलकर 3 भागों के अंदर डिवाइड होती है। कितने के अंदर होती है? 3 के अंदर होते हैं कणिकाएं। तो फिलहाल अपन किसकी बात करेंगे? प्लाज्मा की बात करेंगे, फिर इस कणिका की बात करेंगे। ठीक है, देखें सबसे पहले अपन बात करना चाह रहे हैं, प्लाज्मा की बात करना चाह रहे हैं। किसकी करना चाह रहे हैं जी? प्लाज्मा। अच्छे से समझें, प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा, इसके बारे में आप समझ लेना मेरे साथ साथ। देखो, और ये रक्त का 55% भाग होता है, ये हमने बातें मान ली। 55% भाग किसका होता है? प्लाज्मा। और ये हल्का पीला क्षारीय होता है। प्लाज्मा कैसा होता है? हल्का, और हल्के के साथ कैसा होता है? पीला, और पीले के साथ कैसा होता है? ये क्षारीय भी होता है, हल्का पीला क्षारीय होता है। अच्छा, ये हल्का पीला क्षारीय किसके कारण होता है? पता कि ये पित्तवर्णक जो होते हैं ना, पित्तवर्णक, बिलरुबिन व बिलवर्डिन के कारण। किसके कारण? पित्तवर्णक होते हैं। कौन कौन से होते हैं पित्तवर्णक? बिलरुबिन, एक तो होता है आपके पास बिलरुबिन, ठीक है जी, बिलरुबिन। और एक होता है बिलवर्डिन। क्या होता है? बिलवर्डिन, बिलवर्डिन, याद रखोगे इस बात को। इनके कारण ये हल्का कैसा होता है? पीला होता है, याद रखना। किसी रोगी को, मान लो कोई व्यक्ति, इसको पीलिया हो जाता हो, तो इसके अंदर बिलरुबिन व बिलवर्डिन की मात्राएं क्या हो जाती हैं? ज़्यादा हो जाती हैं, जिसके कारण उसको क्या हो जाता है? पीलिया हो जाता है। ठीक है, अब बातें समझे कि प्लाज्मा जो है वो किन किन से मिलकर बना होता है। भाई ब्लड जो है, रक्त, वो तो प्लाज्मा और कणिकाओं से मिलकर बना होता है। तो प्लाज्मा किससे मिलकर बना होता है? इस बात को आप समझेंगे, इस बात को समझे आप। प्लाज्मा के अंदर
देखें याद रखें, प्लाज्मा के अंदर 90% तो आपके पास प्लाज्मा में होता है जल। कितने परसेंट? 90%। और करीबन 7 से लेकर 8%, कितना परसेंट? 7 से लेकर 8% तक आपके पास होता है कार्बनिक पदार्थ। कैसे पदार्थ होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है जी, याद रख लोगे, ठीक है ना। अच्छा, 1 से 2%, 1 से 2% आपके पास होते हैं अकार्बनिक पदार्थ। कैसे पदार्थ होते हैं जी? अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। याद रखना इन बातों को, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। याद रखना वापस से, प्लाज्मा है उसके संगठन के अंदर क्या क्या होते हैं? 90%, 90% तो उसके अंदर क्या होता है? जल। 90% जल होता है और 7 से लेकर 8% तक कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, और उसके बाद 1 से लेकर 2% तक उसके अंदर अकार्बनिक पदार्थ भी होता है। अब हम एक एक करके इनके कार्य भी पढ़ते हैं। जैसे हम सबसे पहले मान लो जल के बारे में पढ़ना चाहेंगे कि जल का हमारे शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर क्या कार्य होता है, कितना प्रतिशत। प्रतिशत तो हमने देख लिया 90%, इसका क्या कार्य। उसके बाद हम देखें कार्बनिक पदार्थ होते हैं कौन कौन से हैं भाई। एल्बुमिन है, जितने भी हैं ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं, जैसे एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, फाइब्रोनोजिन है, पराथम है, और ग्लूकोज है, और पेराथोम्ब्रिन है, प्रोटीन है। ये प्रोटीन वगैरह के बारे में अपन पढ़ेंगे और इनके कार्य के बारे में भी अपन बात करेंगे। ठीक है, तो देखें सबसे पहले अपन बात करते हैं 90% जल होता है, तो ये जल क्या कार्य करता है हमारे ब्लड के अंदर था, शरीर के अंदर इसका क्या योगदान है। देखें समझे, जल क्या करता है? जल करता है रक्त दबाव, ब्लड प्रेशर उसको क्या रखता है? कंट्रोल रखता है। रक्त के आयतन जो होता है, रक्त का आयतन, उसका क्या करता है? नियमन करता है। और परिवहन में भी क्या करता है? ये सहायता करता है। आगे बढ़ने में भी कौन सहायता करता है? जल करता है। ये तो अपने पास हो गया जल का। और ये कितना परसेंट होता है? 90%। कितना होता है? 90। हमने ये चीज़ें देख ली भाई, 90% होता है। अब बात करते हैं कार्बनिक पदार्थ की। पहले तो बातें करेंगे कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, इनमें भी कितनी कितनी मात्राएं हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, देखें भाई, देखें कार्बनिक पदार्थ के अंदर बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एल्बुमिन प्रोटीन। कार्बनिक पदार्थ के अंदर मैं बात कर रहा हूँ नंबर 1, एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है ना। एल्बुमिन, एल्बुमिन प्रोटीन। सबसे पहली बात तो आप नॉर्मली यदि याद रखना चाहते हो तो ये याद रखो कि एल्बुमिन जो प्रोटीन है वो करीबन 4 से 5% ही होती है। कितनी होती है? 4 से 5% होती है। और ये कार्य क्या भाई एल्बुमिन का? एल्बुमिन जो प्रोटीन, इसका प्रोटीन, इसका कार्य क्या? प्रासरण दाब उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? प्रासरण दाब उत्पन्न करती है। कैसा दाब उत्पन्न करती है भाई? प्रासरण दाब उत्पन्न करती है। कौन करती है प्रासरण दाब उत्पन्न? प्रासरण दाब उत्पन्न कौन करती है? एल्बुमिन प्रोटीन। एल्बुमिन प्रोटीन है क्या? ये कार्बनिक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? कार्बनिक पदार्थ है। और करता क्या है ये? परासरण दाब। कैसा दाब? परासरण दाब। परासरण दाब को क्या करती है ये? उत्पन्न करती है। कैसे दाब को उत्पन्न करती है? प्रासरण दाब को उत्पन्न करती है। होती कौन है? एल्बुमिन प्रोटीन। आई बात समझ में? ठीक है जी, नेक्स्ट देखें। देखें नंबर 2, ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है जो अल्फा बीटा गामा 3 चीजें, ये करीबन 2.5। ये अपनी कितनी होती है? 2.5। ठीक है ना, 2.5 होती है। ठीक है, कोई बात नहीं, 2.5 तक इसकी मात्रा। अब बातें ये है, मात्रा नहीं है, हमें देखना है काम कौन कौन का। ये जो अल्फा और बीटा आपको दिख रहे हैं, ये अल्फा व बीटा ग्लोबुलिन परिवहन में कार्य करते हैं। किस में कार्य करते हैं? अल्फा और बीटा तो करते हैं आपका परिवहन का कार्य। किसका कार्य करते हैं? परिवहन का कार्य। बचा आपके पास ये गामा। गामा बनाता है एंटीबॉडी। क्या बनाता है? एंटीबॉडी बनाता है। कौन बनाता है? गामा बनाता है। ठीक है जी, याद रखें ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है वो भी क्या है भाई? कार्बनिक पदार्थ का भाग है, कार्बनिक पदार्थ का हिस्सा या कार्बनिक पदार्थ है। हमने 1 नंबर पर पढ़ा था। उसके बाद ये कौन सा नंबर है? 2। 1 नंबर पर हमने पढ़ा था एल्बुमिन, और अब क्या पूछ रहे हैं? ग्लोबुलिन। अब तीसरे पर बात करते हैं, जिसको देख लेना भाई, अल्फा बीटा परिवहन में कार्य करते हैं
और ये गामा किसका कार्य करता है, एंटीबॉडी। इसके परसेंटेज है वो 2.5% इसकी मात्रा हमारे ब्लड के अंदर होती है जी। नेक्स्ट देखें नंबर 3 पर है फाइब्रिनोजन प्रोटीन। कैसी नोजन, फाइब्रिनोजन। ये 0 से 3% तक होती है। कार्य क्या होता है इसका, ये आपके कार्य करती है रक्त स्कंदन में। किस में करती है, रक्त स्कंदन में। रक्त स्कंदन में वे रक्त के जमाव में करती है, रक्त स्कंदन में क्या करती है, काम करती है। कौन करती है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। ठीक है ना भाई, ये रक्त में आगे पढ़ेंगे अपन कैसे करती है स्कंदन, थक्का वगैरह कैसे समझा, वो आगे की कहानी है। ठीक है, तो ये 0.3% होती है फाइब्रिनोजन प्रोटीन, और ये रक्त का क्या करती है भाई, स्कंदन करती है, रक्त स्कंदन का कार्य करती है। नेक्स्ट देखें, अब देखें फाइब्रिनोजन जो है, सॉरी प्रोथ्रोम्बिन जो होती है, अच्छा इसकी मात्रा तो अत्यंत अल्प मात्रा में होता है। ये अत्यंत अल्प मात्रा, बहुत ही कम मात्रा, अत्यंत अल्प मात्रा। और अत्यंत भाई काम क्या करती है, ये भी रक्त स्कंदन में काम करती है, रक्त स्कंदन में काम करती है। ये भी आपकी किस में काम करती है, रक्त स्कंदन में। कौन है ये, प्रोथ्रोम्बिन। कौन सी है, प्रोथ्रोम्बिन। आगे देखें भी, अब आपके पास बचता है ग्लूकोज, C6H12O6 होता ना, C6H12O6। ठीक है, ये एक प्रकार का पोषक पदार्थ है। क्या है ये, पोषक पदार्थ। इसे कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, कोशिकीय ईंधन। क्या कहा जाता है इसको, कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। तो ग्लूकोज हो गया अपने पास। ठीक है, ये हमारे पास थे कार्बनिक पदार्थ। कौन से पदार्थ थे ये, कार्बनिक पदार्थ थे। देखो हमने कार्बनिक पदार्थ में क्या क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा सबसे पहले एल्बुमिन। पढ़ा कि नहीं पढ़ा, भी पढ़ा है। ठीक है ना, नंबर 1 पर ही पढ़ा ना हमने, एल्बुमिन क्या करता है, प्राशन दाब उत्पन्न करता है, प्रोटीन है। उसके बाद ग्लोबुलिन, रफली लिख रहा हूँ मैं इनको। इसके बाद आपने फाइब्रिनोजन, ठीक है। उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पढ़ा। उसके बाद क्या पढ़ा आपने, ग्लूकोज। ये 500 चीज़ें क्या आपके पास, ये कार्बनिक पदार्थ है। किसके अंदर है भाई, ये प्लाज्मा के अंदर है। ये कार्बनिक पदार्थ किसके अंदर पाए जा रहे हैं, प्लाज्मा के अंदर। ठीक है जी, नेक्स्ट अपन देखते हैं अकार्बनिक पदार्थ। क्या है वो अकार्बनिक पदार्थ, उनके बारे में समझें। देखें अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ आपको दिख रहे होंगे कौन कौन से हैं। देखें सोडियम Na+, ये कार्बनिक पदार्थ है। पोटेशियम, क्लोरीन, HCO3, Sp4, SO4 -Ct, ये सारे के सारे क्या आपके अकार्बनिक पदार्थ। अच्छा ये करते क्या है, ये रक्त की क्षारीयता जो होती है ना, रक्त की क्षारीयता उसको नियमित रखते हैं। किसको नियमित रखते हैं, रक्त की क्षारीयता को। किसको रखते हैं जी, रक्त की क्षारीयता को नियमित, अर्थात ये पीएच नियंत्रण करते हैं। क्या करते हैं, पीएच नियंत्रण, पीएच कंट्रोल, पीएच नियंत्रित करते हैं और विलेय विभव का कार्य करते हैं। ये किसका कार्य करते हैं, देखिए मैं समझा दूं आपको। अकार्बनिक पदार्थ एक तो क्या करते हैं, पीएच नियंत्रण, पीएच नियंत्रण करता भाई। ठीक है, और ये विलेय विभव का काम भी करता है। किसका काम करता है, विलेय विभव का भी काम करता है। ये अकार्बनिक पदार्थ की बात है। ठीक है जी, अब ये हमारे पास क्या, देखे हमने क्या पढ़ा, समझे इस बात को। देखो हमने रक्त के बारे में पढ़ रहे थे अपन, उसमें एक प्लाज्मा था और एक क्या था, रक्त कणिकाएं थी, रक्त। और इस प्लाज्मा के अंदर हमने कितने भाग किए थे, वह 3 भाग किए। पहला हमने किया जल, उसके बाद हमने किया कार्बनिक भाग, और उसके बाद क्या, अकार्बनिक भाग। तो हमने जल भी पढ़ चुके अपन, कार्बनिक भाग भी पढ़ चुके, अकार्बनिक भाग। तो रक्त के अंदर पहला पार्ट था अपना प्लाज्मा, और दूसरा जो पार्ट था, दूसरा वो था रक्त कणिकाएं। क्या था, रक्त कणिकाएं। तो अपन प्लाज्मा के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास दूसरा नंबर किसका आ रहा है जी, रक्त कणिकाओं का आ रहा है। ब्लड कॉर्पसेल्स जिसको बोला जाता है इंग्लिश में,
उनका आ रहा जी। ठीक है, देखें नंबर 2 पर आगे ना अपने रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं समझे। पहली बात तो हमने पढ़ा था प्लाज्मा तो 55% तो बचा 45% क्या आपके पास, ये कणिकाएं हैं रुधिर कणिका। अब याद रखें रक्त में कोशिकाओं की प्रतिशत जो ना, रक्त में जो कणिकाओं की जो प्रतिशत आना, रक्त होता है और उसके अंदर क्या होती है, कणिकाएं होती है ना, कणिकाएं, इनका जो प्रतिशत, प्रतिशत मतलब भाई इनका प्रतिशत और क्या है, उसको क्या कहा जाता है समझे बात को। रक्त कणिकाओं में, सॉरी रक्त में कणिकाओं की प्रतिशत आपकी कहलाती है हिमेट्रोकिट। क्या कहलाता है, हिमोट्रोकिट कहलाता है, याद रखना। हिमो बोले चाहे हिमे बोलना लगी, हिमेट्रोकिट कहलाता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कणिकाएं जो है ब्लड कॉर्पसल्स हैं, ये कितने प्रकार की होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कणिकाओं के प्रकार। देखो कणिकाएं 3 प्रकार, ब्लड कॉर्पसल्स है 3 टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज आरबीसी, सेकेंड डब्ल्यूबीसी और थर्ड इज प्लेटिस। अब इनको भाई आरबीसी जानते हैं, लाल रक्त कणिकाओं की बात करें, डब्ल्यूबीसी का मतलब सफ़ेद रक्त कणिकाओं की बात कर रहे हैं, प्लेटलेट्स का मतलब भाई बिम्बाणु की बात कर रहे हैं, यही तो है ना। तो समझे बातों को भी क्या हो रहा है, क्या पढ़ रहे हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लाल रुधिर कणिकाएं जिनको आरबीसी कहा जाता है। देखें नंबर 1 पर आता है आरबीसी। समझ लेना इसको, इसका नाम क्या होता है, रक्ताणु भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको लाल रुधिर कणिका भी कहते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है, और इसको इरोथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, इरीथ्रोसाइट्स। ठीक है, ये इसके सिर्फ और सिर्फ क्या हो गए हैं जी, नाम हुए हैं, अभी तक क्या हुए हैं, नाम। अब अपन इसके बारे में पढ़ते हैं कि भाई नाम के अलावा ये क्या क्या काम करता है। ठीक है, समझे। इस रुधिर कणिकाओं के अंदर या आरबीसी के अंदर, शॉर्टकट में समझ ले, आरबीसी के अंदर 99% जो भाग है ना, 99% भाग वो आपके पास, इसके पास होता है रक्ताणु का। आरबीसी के अंदर रक्त में जो कणिकाओं का लगभग, रक्त जो कणिकाएं हैं, रक्त में कणिकाओं लगभग 99% भाग क्या होता है, रक्ताणु का होता है। इस आरबीसी का होता है 99% भाग। तो समझ लेना भाई बातों को समझ। आरबीसी थैलीनुमा केंद्रक रहित, ये आरबीसी वो थैलीनुमा होता है, सुन लेना कैसा होता है, थैलीनुमा। दूसरी बात केंद्रक रहित होता है, कैसे रहित होता है, केंद्रक रहित मतलब इसके अंदर क्या नहीं होता, केंद्र के नहीं होता। क्या जरूरत होती है इसे केंद्र की, कोई जरूरत भी तो नहीं है ना। और ये वर्ताकार उभयावतल होता है, ये मैं इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, वैसे वर्ताकार उभयावतल, इसका मतलब इससे इसका सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है। उभय अवतल होने का मतलब, उभय अवतल डिस्क रूप संरचना होती है। ठीक है ना, उभय अवतल का मतलब जैसे मैं समझा दूं आपको, ऐसी कोई स्ट्रक्चर जो देखो यहाँ से तो ऐसी हो, किनारों से ऐसे मोटो, बीच में से ऐसी हो, जैसे ये वाली ऐसी हो बीच में से। ठीक है ना, देखिए ऐसे मान लो आप, ये वाली देखिए बीच में से पतली दिख रही है ना, पतली है बीच में, बस इसे उभयअवतल डिस्क कहते हैं। और सामान्य वयस्क में लगभग 15 ग्राम डेसीलीटर आरबीसी पाया जाता है। देखें सामान्य वयस्क में 15 ग्राम डेसीलीटर, 15 ग्राम पर डेसीलीटर आरबीसी पाई जाती है। समझ लेना, वयस्क जो भी होता है सामान्य वयस्क, उसमें 15 ग्राम पर डेसीलीटर आरबीसी पाया जाता है।